हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेडी हैं अपनी अगली वीडियो के साथ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम कहते हैं N+1 रूल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इस रूल की हेल्प से ही हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेशन इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में N+1 रूल है क्या। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक सिंपल एग्जांपल। मैंने कहा था कि अगर ये सिंपलेस्ट मैंने मॉलिक्यूल लेके आपको कहा था कि इस मॉलिक्यूल में इसका एनवायरनमेंट डिपेंड करेगा कि ये कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से इसके एनवायरनमेंट जो है वो डीशिल्डेड होगा और इसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा डीशिल्डेड होगा, ज़्यादा डीशिल्डेड ये होगा। तो एक सब्स्टिट्यूएंट आपके केमिकल एनवायरनमेंट पे असर डालता है। उसके साथ साथ एक और फैक्टर है जो किसी प्रोटॉन में के एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालता है और वो एनवायरनमेंट है और वो फैक्टर है आपका नेबर। ये नेबर है आपका, इसके लिए ये नेबर है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके केमिकल एनवायरनमेंट पर असर डालते हैं वो होते हैं आपके नेबर, नेबरिंग प्रोटॉन। तो नेबरिंग प्रोटॉन में हम क्या देखते हैं? नेबरिंग प्रोटॉन में हम देखते हैं कि नेबरिंग प्रोटॉन की ओरिएंटेशन क्या है। मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस की थी दो ओरिएंटेशन आप जो प्रोटॉन अडॉप्ट कर सकता है। एक ओरिएंटेशन थी अल्फा, जिसको हम कहते हैं कि अल्फा में अगर होगा तो जो आपके जो प्रोटॉन होंगे वो न्यूक्लियस होगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, घूमेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होगी अलाइनमेंट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और मैंने दूसरा कहा था कि जब आपके पास अगर आपका प्रोटॉन जो है उसका न्यूक्लियस बीटा ओरिएंटेशन में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो अपोज करेगी आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। तो ये दो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे आपको कि अल्फा एंड बीटा में कैसी कैसी ओरिएंटेशंस होती हैं। तो अगर मान लीजिए मैं ये एग्जांपल लेके आपको समझाऊं कि हम या इससे सिंपल मैं थोड़ा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि कैसे एक नेबर का इफेक्ट आपके एनवायरनमेंट पे पड़ता है। मान लीजिए मैं अगर ये कहूं कि एक ये है, ये कोई सिंपल मॉलिक्यूल आप समझ लीजिए जिसमें मिथाइन ग्रुप हैं, दो मिथाइन है। इसको मान लीजिए मैं ए मानता हूँ और इसको मान लीजिए मैं बी मानता हूँ। अब मान लीजिए हम ए को कंसीडर करते हैं एज ए मेन और इसको मानते हैं एज ए नेबर। अगर मैं इसको नेबर मानूं तो ये प्रोटॉन अडॉप्ट कर सकता है दो ओरिएंटेशंस। अगर ये नेबर है और ये मेन अगर ग्रुप मानते हैं तो मान लीजिए ये अगर नेबर है आपका तो ये जो नेबर में आपका जो प्रोटॉन है वो अडॉप्ट कर सकता है दो ओरिएंटेशन, एक अल्फा और एक बीटा, राइट। तो आपका नेबरिंग प्रोटॉन के अडॉप्ट टू ओरिएंटेशन, एक अल्फा और एक बीटा। आपको पता है कि जब ओरिएंटेशन अल्फा होगी तो अलाइनमेंट होगी और जब बीटा होगी तो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। और जो सर्कुलेशन का आपकी जो अल्फा और बीटा ओरिएंटेशन में रहने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सर्कुलेट करते हैं और जो उनसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए मैं इस केस में जनरेट हो रही है, मान लीजिए वो M और इसमें जनरेट हो रही है M और ये है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अगर ये आपके अलाइनमेंट में है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है स्मॉल m, तो अगर ये आपको इसको इसके अलाइनमेंट में होगा तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करेगा वो होगा M+M, राइट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस करेगा ये प्रोटॉन, इसकी वजह से वो होगा M+M क्योंकि अलाइनमेंट है, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड M है और अपोज बीटा ओरिएंटेशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगी और मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल आप एक्सपीरियंस करेंगे वो होगी M-M, राइट। तो उन दो चीजों को आप देख लीजिए ध्यान से। जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी अल्फा ओरिएंटेशन होगी, अल्फा अलाइनमेंट होगा उस केस में और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो M मान लीजिए और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसको आप कैपिटल M मान लीजिए। जो टोटल फील्ड फिर एक्सपीरियंस होगा आपका ये नेबर जो एक्सपीरियंस करेगा आपके इसकी वजह से वो होगी M+M। पर अगर वो ओरिएंटेशन उसकी है बीटा तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो अपोज करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। मान लीजिए जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड है वो M है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड M है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा
आपका मेन प्रोटॉन वो होगी m माइनस m। तो दो तरह की फील्ड जनरेट होगी आपके पास, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रोटॉन दो तरह की, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। कहां? इसके अराउंड, राइट। तो आपका ये नेबर इसके अराउंड दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो जब अगर दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका मतलब क्या है? जब दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रोटॉन है वो दो तरह की प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी शो करेगा। एक m+1 पे उसकी प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी होगी फास्ट। जब m+m है तो उसकी प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी होगी फास्ट, डेल्टा वैल्यू होगी हाई। जब m+1 m-m होगी उसकी प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी होगी स्लो, क्योंकि वो कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सेम प्रोटॉन आपके नेबर की वजह से दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, और दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होने की वजह से दो तरह की इसकी प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी होगी। दो तरह की प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये दो वैल्यू होगी रेडियो फ्रीक्वेंसी की, जिस पे जाके ये रेजोनेंस शो करेगा और एनर्जी टेकअप करेगा, राइट। दो तरह की वैल्यू होगी जिस पे ये रेजोनेंस शो करेगा और एनर्जी टेकअप करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन दो प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी, तो दो रेडियो फ्रीक्वेंसी वैल्यू पे जाके ये मैच करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से, और दो तरह की वैल्यू पर आकर ये रेजोनेंस शो करेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोटॉन की वजह से ये प्रोटॉन जो पहले सिंगलेट था वो शायद डबल पीक शो करेगा। अपनी डबल पीक क्यों शो करेगा? क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा था, दो प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस करेगा, और दो प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी होगी, एक फास्ट होगी एक स्लो होगी। तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स हम जो है ट्यून करेंगे, तो स्लो वाला पहले आएगा रेजोनेंस में, वो अपने आप को एक्साइट करके अपनी पीक शो कर देगा। फिर जो फास्ट वाला है वो जब बढ़ाएंगे तो वो रेजोनेंस में आएगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक्साइटेशन में शो कर देगा और अपनी पीक शो करेगा। तो दो पीक आ जाएंगी इसके लिए, राइट। तो अगर मुझे लिखना हो तो आपके एक नेबर की वजह से आपका कंपाउंड जो है, अगर मैं एनएमआर ड्रॉ करूं उसका, अगर मैं इसका सिंपल सा एनएमआर ड्रॉ करूं तो ये है आपका एनएमआर स्केल। ये मान लीजिए टीएमएस है। टीएमएस आपको पता है डेल्टा 0 पे आता है। तो ये इसकी वजह से दो पीक शो करेगा, राइट। अब मैं इसको नेबर मानता हूं और इसको मेन प्रोटॉन मानता हूं। इफ आई कंसीडर दिस एज मेन प्रोटॉन एंड दिस एज नेबर, तो ये भी वही इफेक्ट कॉज करेगा जो इसने कॉज किए थे। ये भी अल्फा रोटेशन में हो सकता है, ये भी बीटा रोटेशन में हो सकता है, ये भी इसके अराउंड दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। एक होगी m+m, एक होगी m-m। तो ये भी इसके अराउंड दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद इसको भी, इस प्रोटॉन जो आपका प्रोटॉन होगा, जब दो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी फास्ट मूव करेगा और ये भी स्लो मूव करेगा। ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे पहले कम मूवमेंट वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अब्जॉर्ब करेगा, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस में आएगा और एक्साइटेशन शो करके अपनी पीक शो करेगा। फिर जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, और तो जो फास्ट मूव कर रहा है उस वैल्यू में, उससे वो रेजोनेंस में आएगा, फिर वो हाई अपने एक्साइटेशन शो करके अपने आप को जो है एक्साइटेशन शो कर देगा और अपनी पीक शो करेगा। तो इट मीन्स इसकी वजह से ये भी डबलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं डबलेट, डबल पीक को कहते हैं डबलेट। तो आपके पास दो डबलेट आ जाएंगी। तो इसमें आप उसको n+1 रूल क्यों कहते हैं? n+1 रूल इसको इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास नेबर 1 है तो पीक हो जाएंगे 2। जैसे नेबर 1 थे तो पीक कन्वर्ट हो जाएगी 2 में। अगर नेबर 2 हैं तो पीक हो जाएंगी 3। अगर नेबर 3 है तो पीक हो जाएंगी 4। अगर नेबर 4 हैं तो पीक हो जाएंगी 5। तो इसको इसलिए n+1 रूल कहते हैं। तो वाई वी कॉल इट n+1 रूल। इसको हम n+1 रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपके नेबर 2 हैं तो पीक हो जाएगी आपकी 3। नेबर 3 है तो पीक हो जाएगी n+1 मीन्स 4।
तो ये n जो है ये नेबर प्रोटॉन है, तो n को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। n इज नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, हैंस इसको हम n+1 रूल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है NMR का, इसके रूल के बिना आप NMR सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इसको n+1 रूल कहते हैं। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ नेबर और आपके पास आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी पीक कैसी आएगी, डबलेट आएगी, सिंगलेट आएगी। अच्छा, इन पीक्स को हम क्या क्या बोलते हैं? इन पीक्स को बोलते हैं सिंगलेट। अगर पीक सिंगल है उसको हम बोलते हैं सिंगलेट, डबल है तो उसको बोलते हैं डबलेट, अगर 3 है तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट, 4 है तो उसको बोलते हैं क्वार्टेट, 5 है तो बोलते हैं उसको क्विंटेट, 6 है तो सेक्सटेट, 7 है तो हेप्टेट, एंड सो ऑन, राइट। पीक अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हेप्टेट अगर 7 है तो उसको n+1 रूल कहते हैं। इस रूल को हम अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स, और कुछ एग्जांपल डिस्कस करके आपको बताना होगा कि वो प्रोटॉन किस किस तरह की वो अपनी पीक शो करेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वो ये कि n+1 रूल अप्लाई होता है हमेशा नेबरिंग प्रोटॉन पर, राइट। आप नेबरिंग प्रोटॉन पर ही n+1 अप्लाई करेंगे, अगर नेबरिंग नहीं है तो n+ रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपके पास एग्जांपल है CH3 CO CH3 CH3 CH2 OH। मान लीजिए अगर ये दो एग्जांपल आपके पास दे रखे हैं मैंने, इसके कोई नेबर नहीं है, ये सेकंड प्रोटॉन है, तो यहाँ कोई n+1 रूल अप्लाई नहीं होगा, राइट। देयर विल बी नो n+1 रूल। n+1 रूल ओनली अप्लाई इन नेबरिंग प्रोटॉन, जब नेबर होते हैं तब। n+1 को हम स्पिन स्प्लिटिंग भी कहते हैं, अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे। n+1 रूल को जो आपकी जो पीक्स होती हैं, जैसे जो सिंगलेट है वो डबलेट, डबलेट फिर ट्रिपलेट, फिर क्वार्टेट, फिर क्वांटेट, इस तरह की पीक आना, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्रोटॉन की स्पिन दूसरे प्रोटॉन की स्पिन से एक साथ कपल करके स्प्लिटिंग शो कर रही है। एक सिंगल प्रोटॉन को वो शायद डबलेट कन्वर्ट कर रही है, शायद वो ट्रिपलेट कन्वर्ट कर रही है, शायद वो क्वार्टेट कन्वर्ट कर रही है, शायद वो सेक्सटेट कन्वर्ट कर रही है। तो उसको, इस फिनोमेना को हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं, जहाँ दो स्पिन इंटरैक्ट करती हैं। अल्फा का अलग असर है, बीटा का अलग असर है, तो उसकी वजह से ये स्प्लिटिंग कॉज करते हैं आपके नेबर के प्रोटॉन के अंदर। तो उसको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग भी कहते हैं। स्पिन स्पिन कपलिंग, n+1 रूल से जो आपकी स्प्लिटिंग होती है उसको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग भी कहते हैं। तो स्पिन स्पिन कपलिंग तभी पॉसिबल होगी जब नेबरिंग हो, अगर नेबर नहीं है तो ये n+1 रूल या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग नहीं उपलब्ध की जाएगी। ये जैसे यहाँ आप देखेंगे नेबर है, ये आपके पास नेबरिंग है, तो ये शो करेगा इसके नेबर, ये कितने प्रोटॉन है, ये 2 हैं, तो ये शो करेगा ट्रिपलेट। इसके प्रोटॉन कितने हैं, इसके प्रोटॉन है आपके पास 3 ये हैं और एक ये है, तो अगर देखा जाए तो 3 और 1 4 और 1 5, तो क्विंटेट ये शो करेगा। ये देखा जाए इसको, ये शो करेगा आपको ट्रिपलेट। ये एक आइडियल केस है अल्कोहल के केस में, ये जब भी ऑब्जर्व की जाती है जब अल्कोहल बिल्कुल प्योर हो। वो बाद में डिस्कस करेंगे अल्कोहल के केस को, पर ये आपके पास ऐसे स्प्लिटिंग शो करेगा। तो अगर नेबर नहीं हो, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं CH3O CH3, यहाँ पर भी कोई नेबर नहीं है, यहाँ बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये भी इसको स्प्लिटिंग नहीं कर सकता, ये इसको स्प्लिट नहीं कर सकता, तो यहाँ भी देयर विल बी नो स्प्लिटिंग। तो ये पीक पे कैसे आएंगे इनकी पीक्स जहाँ जो कोई नेबर ही नहीं है वहाँ उनकी पीक्स कैसी आएगी? उनकी पीक्स आएगी सिंगलेट।
ये अपने आप को सिंगलेट शो करेंगे, सिंगल पीक इसका आप ऑब्जर्व करोगे इनके लिए। तो यहाँ होगी सिंगलेट फॉर 3 प्रोटॉन, यहाँ होगी सिंगलेट फॉर 3 प्रोटॉन, राइट। ये लिखने का तरीका है हमारे को। यहाँ होगी ट्रिपलेट फॉर 3 प्रोटॉन, यहाँ होगी क्वार्टेट फॉर 2 प्रोटॉन, यहाँ होगी ट्रिपलेट फॉर 1 प्रोटॉन, राइट। तो n+1 rule only applicable in neighbor. If there is no neighbor, then no n+1 rule. CS3 C C CS3 CS3 CS2, ये एग्जांपल देख लीजिए। अगर इसका कोई नेबर नहीं है तो ये अपने आप को शो करेगा सिंगलेट। इसका नेबर ये है तो ये अपने आप को शो करेगा 3 है तो 3 + 1 क्वार्टेट, इसकी पीक आएगी क्वार्टेट। इसके नेबर कितने हैं 2, तो इसकी पीक आएगी ट्रिपलेट, राइट। तो हम इसको अगर मुझे लिखना हो उसको अगर, तो ये शो करेगा 3 प्रोटॉन के लिए सिंगलेट, ये शो कर रहा है 2 प्रोटॉन के लिए क्वार्टेट, ये शो कर रहा है 3 प्रोटॉन के लिए ट्रिपलेट। पर इनकी डेल्टा वैल्यू वेरी करेगी, वो भी आपको बाद में डिस्कस करूंगा। इनकी डेल्टा वैल्यू कैसे वेरी करेगी, इनकी डेल्टा वैल्यू डिपेंड करेगी कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे ये बिल्कुल अल्केन रेंज में आएगा, ये अल्काइन के पास है तो थोड़ी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होगी। तो ये बाद में डिस्कस करूंगा आपको। पर अभी सिर्फ स्पिन स्प्लिटिंग सिर्फ नेबर के बीच में होती है। अगर नेबर नहीं है तो सिंगलेट शो करेंगे आपको, अगर नेबर है तो उसको रिस्पेक्टिवली आपको नेबर में एक ऐड करना है, वो n+1 रूल कहलाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको देखते हैं कि उसमें स्पिन स्प्लिटिंग कैसी होगी। ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम सिंपल से स्टार्ट होकर थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ मूव करेंगे। ये है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड अगर आप देखेंगे तो CS3 है, CS3 नेबर है CS2, तो ये शो करेगा आपको ट्रिपलेट। और ये इसका नेबर कितने हैं 3, तो ये शो करेगा क्वार्टेट। पर इनकी वैल्यू कहाँ कहाँ आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3.4 के आसपास डेल्टा, इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.9 के आसपास डेल्टा वैल्यू जो आएगी। और नेचर क्या होगा, पी का नेचर होगा क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट। ये देखेंगे इसमें CS3 CO CS2 CS3 है, इसका कोई नेबर नहीं है CS3 का, तो ये सिंगलेट शो करेगा आपको। इसका CS2 देखेंगे, CS2 का नेबर 3 है तो इसकी पीक आएगी क्वार्टेट, इसके नेबर 2 हैं तो इसकी पीक आएगी ट्रिपलेट। तो आपके पास जो इसकी जो डेल्टा वैल्यू आएगी इसकी 2.1 के आसपास क्योंकि CO के पास है, इसकी आएगी 2.4 के आसपास क्योंकि CO और ये सेकेंडरी है, ये अल्केन रेंज में आएगा 1.2 के आसपास। तो डेल्टा वैल्यू हो गई आपकी ये सारी, और उसकी जो नेचर ऑफ पीक आ गई वो आ गई सिंगलेट, क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट। ये देख रहे हैं डाइमेथाइल ईथर है। डाइमेथाइल ईथर में आपके पास जो प्रोटॉन है वो आपके पास ये CS3 है। तो CS3 जो है ऑक्सीजन से अटैच होते हैं डायरेक्टली और कोई नेबर नहीं है, तो ये भी सिंगलेट और ये भी सिंगलेट। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये भी 3.5 पे, ये भी 3.5 पे, तो आप 3.5 पर पीक अप के लिए एक 3.5 पे यू विल ऑब्जर्व 1 सिंगलेट पीक फॉर 6 प्रोटॉन, क्योंकि 3 ये हैं राइट। तो आपके पास तीनों एक ही वैल्यू पे आएंगी। 3.5 पर ये भी शो करेगा, 3.5 पे ये भी शो करेगा। तो 1 सिंगलेट फॉर 6 प्रोटॉन यू विल ऑब्जर्व फॉर दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड आपके पास देखेंगे CS3 इसका कोई नेबर नहीं है तो सिंगलेट है। इसमें COO CS2 के पास ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी 2 नेबर हैं तो ट्रिपलेट। इसके नेबर कितने हैं 5 तो सेक्सटेट, इसके नेबर हैं 2 तो ट्रिपलेट। वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2.1 के आसपास, जो मैंने कहा था आपको 2.12 के आसपास होती है। CO से अटैच प्रोटॉन की वैल्यू आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बात 2 के आसपास की डेल्टा वैल्यू आएगी। इसकी डेल्टा वैल्यू हाई इसलिए होगी क्योंकि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, ये देखिए डायरेक्टली अटैच है, तो 4.1 इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू थोड़ा दूर है तो 1.6 आएगी, इसकी वैल्यू 1.9 आएगी क्योंकि सबसे दूर है ये ऑक्सीजन से। पर तो डेल्टा वैल्यू 2.0, 4.1, 1.6 एंड 0.9। और नेचर ऑफ पीक सिंगलेट ट्रिपलेट। तो अगर उसको मैं ड्रॉ करूँ ग्राफ के ऊपर तो एक पीक आएगी, सबसे पहले पीक आएगी 0.9 पर, फिर पीक आएगी 1.6 पर आपके ग्राफ में। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ इसके सिंपल मॉलिक्यूल के लिए
तो सिंपल मॉलिक्यूल में फर्स्ट पीक आएगी 0.9 पर, 0.9 पर आएगी ट्रिपलेट, फिर अगली पीक आएगी 1.6 पर, 1.6 पर आएगी सिंगलेट, सिंगलेट ट्रिपलेट, उसके बाद फिर अगली पीक आएगी 2 पर, वो आएगी सिंगलेट, फिर अगली पीक आएगी 4.1 पर, 4.1 पर वो आएगी, 4.1 पर वो आएगी ट्रिपलेट। तो ये एक आपको रफ आइडिया दिया है कैसा आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा, पर अभी रफ आइडिया कि कैसा आपको पीक इस कंपाउंड की दिखेगी, आपकी पीक आपको आती हुई। अभी ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर अभी जो है स्प्लिटिंग पैटर्न, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका स्प्लिटिंग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है कि गिव द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द गिवन कंपाउंड, तो ये है स्प्लिटिंग पैटर्न, मतलब कि कितनी स्प्लिटिंग कॉज हो रही है और n+1 रूल से कौन कौन सी पीक ऑब्जर्व करेगी, उसको हम स्प्लिटिंग पैटर्न कहते हैं। तो ये है, ये आप देखें क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में कोई नेबर नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो क्या आएगा एक सिंगलेट। इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये 3 Cl से अटैच है और एक Cl आप जानते हैं Cl इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ 3 Cl है क्लोरोफॉर्म में, तो इसलिए इसकी वैल्यू 7.27 पर आएगी ड्यू टू -I इफेक्ट। दिस H इज वेरी डी-शील्डेड, डी-शील्डेड मीन्स हायर डेल्टा वैल्यू, तो डेल्टा वैल्यू इसकी हाई है। ये CH2 आपके पास देख रहे हैं, इसका कोई नेबर नहीं है, ना यहाँ पर Cn है, यहाँ पर Cn है, यहाँ पर CO, तो ये भी आएगी आपको सिंगलेट, सिंगलेट 3.1 के आसपास मिलेगा आपको। यहाँ इसको भी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन से अटैच है डायरेक्टली, तो इसकी वैल्यू होगी ज़्यादा, पर यहाँ पर भी कोई नेबर नहीं है, तो ये भी सिंगलेट फॉर 3.6। तो 2 सिंगलेट आएगी, एक सिंगलेट 3.1 पर और एक सिंगलेट 3.6 पर, 2 सिंगलेट फॉर दिस कंपाउंड। इसका एनएमआर ऐसा दिखेगा, आपको रफली आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में सबको। उसके बाद ये आप देखिए, यहाँ पर आपके पास ये है बेंजाइल मिथाइल ईथर, बेंजाइल आपके पास ग्रुप है, तो ये इसकी वैल्यू है, यहाँ पर कोई नेबर नहीं है, तो इसकी सिंगलेट, ये इसके नेबर नहीं है, इसकी सिंगलेट, ये फिनाइल है, फिनाइल अपने आप को शो करेगा 6 से लेके 8 तक, अपनी उसकी जो पीक आएंगी ऑलमोस्ट सारे ऑलमोस्ट एक ही जगह आएंगे, तो वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा इसको। यहाँ इसकी वैल्यू होगी, इसके नेबर कितने हैं 3, 2 तो नेबर तो ट्रिपलेट हो गई इसकी, इसके नेबर कितने हैं 5 तो सेक्सटेट हो गई, इसके नेबर 2 तो ट्रिपलेट हो गई इसकी। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे ड्रॉ करना हो ग्राफ, पहले इसका एनएमआर ग्राफ, तो सबसे पहले पीक आएगी ट्रिपलेट, फिर पीक आएगी सिंगलेट, फिर पीक आएगी 4.5 पर ट्रिपलेट। ये इसका रफ सा आपको उसका एनएमआर दिखेगा। ये लास्ट कंपाउंड है, यहाँ आप देखेंगे इसका CH3CH नेबर है इसके 1, तो ये शो करेगा डबलेट। इसके नेबर कितने हैं, यहाँ पर 3 नेबर है, यहाँ पर कोई नेबर नहीं है, तो ट्रिपलेट और एक ये हो गए क्वार्टेट। ये COH है, COH का कोई नेबर नहीं है, तो सिंगलेट। तो ये आपको स्पिन स्प्लिटिंग डिस्कस की मैंने, स्पिन स्प्लिटिंग के और एग्जांपल मैं आपको भी देता हूँ, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो कुछ और एग्जांपल अभी एक और उसके बाद, ये कुछ और एग्जांपल हैं जिसमें हम देखते हैं स्पिन स्प्लिटिंग कैसी होगी। ये है आइसोप्रोपाइल मेथाइल ईथर, तो आइसोप्रोपाइल के नेबर हैं 1, इसका भी नेबर 1 है। अगर मैं देखूं तो ये दोनों का एनवायरमेंट 1 है, राइट, और जब दोनों का 1 है तो ये दोनों स्प्लिट शो करेंगे और शो करके आपको देंगे डबलेट। तो डबलेट कैसे आएगी, डबलेट आएगी अगर मुझे उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो 1.2 पर यह आएगा, 1.2 पर यह आएगा, तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1.2 डेल्टा वैल्यू पर ये दोनों आएंगे, एक डबलेट 1.2 पे, फिर दोबारा डबलेट 1.2 पे, तो डबलेट फॉर 6 प्रोटॉन्स यू विल गेट फॉर दिस isopropyl group. Remember, doublet for 6 proton because these two are equivalent. ये भी सिर्फ स्प्लिट करके डबलिंग शो करेगा, डबलेट शो करेगा, ये भी स्प्लिटिंग शो करके डबलेट शो करेगा, और दोनों की वैल्यू क्या है 1.2 1.2। तो 1.2 पर अगर डबलेट आएगी आपके पास, उसी पे दोबारा डबलेट आएगी, तो हम कह सकते हैं डबलेट फॉर 6 प्रोटॉन्स इस केस में। अच्छा, इसके नेबर कितने हैं, इसके नेबर हैं 6, तो ये हो गए हैप्टेट, हैप्टेट, राइट। ये सिंगलेट है, ये सिंगलेट। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, हैप्टेट फॉर 1 प्रोटॉन एंड डबलेट फॉर 6 प्रोटॉन। ये इंडिकेट करता है हमेशा आइसोप्रोपाइल ग्रुप को, उसको आप नोट कर सकते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीक है। हैप्टेट फॉर 1 प्रोटॉन एंड डबलेट फॉर 6 प्रोटॉन,
इसका होना, अगर आपके पास डाटा, अगर डाटा ये डाटा कहलाता है, अगर एनएमआर डाटा में अगर आपके पास एसिपिक आ रही है कि 6 प्रोटॉन के लिए डबलेट है और 1 प्रोटॉन के लिए हेप्टेट है, तो ये हमेशा इंडिकेट करता है कि आपके कंपाउंड में कहीं ना कहीं आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी के अंदर। सेकंड ये है, इसमें आइसो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसका कोई नेबर नहीं, इसका कोई नेबर नहीं, इसका कोई नेबर नहीं, तो इनका भी यहाँ पर कोई नेबर नहीं है, इसका नेबर नहीं है, इसका नेबर नहीं है। तो इन 9 प्रोटॉन के लिए, 9 प्रोटॉन्स के लिए सिंगलेट। तो रिमेंबर, singlet for 9 proton is a very important indication for tertiary butyl group. You should note this कि singlet for 9 proton is a indication of tertiary butyl group। जहाँ भी ये ग्रुप होगा और ना वहाँ पर हमेशा ये पीक आएगी singlet for 9 proton। तो इसको भी आपको कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये इसके पास कोई नेबर नहीं है, यहाँ पर कोई नेबर नहीं, यहाँ कोई नेबर नहीं, इसके लिए सिंगलेट है। ये आपके पास है डाइइथाइल एस्टर ऑफ मैलोनिक एसिड, यहाँ कोई नेबर नहीं है इसका, तो ये शो करेगा आपको सिंगलेट कहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास या 4 से ऊपर। यहाँ कोई इसका नेबर नहीं है, या CH2 का नेबर 3 है, तो ये शो करेंगे क्वार्टेट, ये शो करेगा क्वार्टेट। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, राइट। तो मान लीजिए ये अगर 3.5 पर आती है इसकी पीक, तो इसकी पीक भी 3.5 पर आएगी, 3.5 पे आपकी क्वार्टेट आएगी। पर कितने के प्रोटॉन के लिए आएगी? 3.5 पे क्वार्टेट मिलेगा आपको। कितने प्रोटॉन के लिए? 2 के लिए नहीं, यू विल गेट क्वार्टेट फॉर 4 प्रोटॉन। एक इसके लिए ये भी 3.5 पर आएगा और ये भी 3.5 पर आएगा। तो 2 जमा 2 4 प्रोटॉन्स के लिए क्वार्टेट एट 3.5। क्यों? क्योंकि इस दोनों सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसलिए ये दोनों अपने आपको शो करेंगे 3.5 पर क्वार्टेट। ये इसका नेबर 2 है तो ये ट्रिपलेट शो करेगा, इसका नेबर 2 है तो ये भी ट्रिपलेट शो करेगा। आप देखेंगे कि ये मिथाइल भी सेम है, तो अगर इसकी वैल्यू 1.2 पर आती है तो इसकी वैल्यू भी 1.2 पर आएगी। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? 1.2 पे ट्रिपलेट फॉर 3 और 3 6 प्रोटॉन, तो वी विल गेट 1.2 पर ट्रिपलेट फॉर 6 प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि ये और ये सेम है एनवायरनमेंट दोनों का। तो जहाँ 1.2 पे ये शो करेगा वहीं ये शो कर रहा है, तो 3 जमा 3 प्रोटॉन 1.2 पर ट्रिपलेट फॉर 6 प्रोटॉन, इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टार्ट होता है जो आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। वो इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप इन दो को देखेंगे तो ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। दीज आर 2 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो होते हैं जिनकी सेम कपलिंग कांस्टेंट होता है, राइट। और वो नेबरिंग आपके पास देखेंगे, वो नेबरिंग है। तो अगर मैं देखूंगी नेबरिंग है दोनों, तो वो दोनों सेम है। ये CH2 CH2 सेम है और दोनों नेबर हैं, तो ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट हो गए। तो आपको जो पॉइंट नोट करना वो ये है, केमिकली इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन नेवर शो N+1 रूल। केमिकली इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन, केमिकली इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन, नेबर होने चाहिए वो नेबरिंग प्रोटॉन, नेवर शो, दे शुड बी नेवर शो स्पिन स्प्लिटिंग। तो ये इसको स्प्लिट नहीं करेगा और ये इसको स्प्लिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट हैं और नेबर हैं। तो केमिकली इक्विवेलेंट नेबर नेवर शो स्प्लिटिंग। तो इन दोनों के लिए क्या मिलेगा आपको? सिंगलेट। जब स्प्लिटिंग नहीं होगी तो यू विल गेट सिंगलेट फॉर कितने प्रोटॉन्स के लिए? 4 प्रोटॉन्स के लिए। यू विल गेट सिंगलेट फॉर 4 प्रोटॉन्स इन दोनों के लिए। यहाँ पे एक बार सिंगलेट, इसका कोई नेबर नहीं है तो सिंगलेट, इसका कोई नेबर नहीं है तो सिंगलेट। दोनों की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 11 के आसपास, ये आएगी 11 के आसपास। तो वही बात जो यहाँ डिस्कस की थी, क्योंकि ये दोनों सेम है तो दो आपके आप ऑब्जर्व करेंगे 11 के आसपास सिंगलेट फॉर 2 प्रोटॉन्स, एक ये प्रोटॉन के लिए, एक प्रोटॉन के लिए। तो यू विल गेट सिंगलेट फॉर 1 प्रोटॉन। नहीं, क्योंकि 1 नहीं है, एक और भी है, वो भी 11 पे शो कर रहा है। तो यू विल गेट सिंगलेट फॉर 2 प्रोटॉन्स। ये इथेन है, इथेन में आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम है, सो दे आर केमिकली इक्विवेलेंट नेबर। तो इथेन में ना तो ये इसको स्प्लिट करेगा ना ये इसको स्प्लिट करेगा। नो स्प्लिटिंग विल बी ऑब्जर्व, नो स्पिन स्प्लिटिंग विल बी ऑब्जर्व, नो स्पिन कपलिंग विल बी ऑब्जर्व बिटवीन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन विच आर नेबर। तो ये शो नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप ऑब्जर्व करेंगे सिंगलेट फॉर 6 प्रोटॉन्स। कहाँ पर? वही जो एल्केन की रेंज होती है, एल्केन की रेंज अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास। अब इसके लिए ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये एग्जांपल है 1,2 डाइक्लोरोइथेन का। वही बात, ये और ये दोनों नेबर हैं और दोनों इक्विवेलेंट हैं। आप देख लीजिए ये और ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट हैं और नेबर हैं। तो ना तो ये इसको स्प्लिटिंग शो करेगा
और ना ये इसको स्प्लिट करेगा, तो नो स्प्लिटिंग विल बी ऑब्जर्व बिटवीन दीस प्रोटॉन आल्सो। तो व्हाट वी विल गेट व्हेन देयर इज नो स्प्लिटिंग, देयर इज सिंगलेट। तो वी गेट अ सिंगलेट कितने प्रोटॉन्स के लिए? 4 प्रोटॉन्स। कहाँ के आसपास? क्लोरो के पास है, दोनों क्लोरो के पास हैं, तो दोनों की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.6 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि दोनों Cl के पास हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ये केमिकल इक्विवेलेंट नहीं है ना, यहाँ पर आइडो है, यहाँ ब्रोमो है, तो ये और ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब ये इसको स्प्लिट करेगा और ये इसको स्प्लिट करेगा। जब ये इसको स्प्लिट करेगा तो वैल्यू आएगी, स्प्लिटिंग पैटर्न आएगा ट्रिपलेट। जब ये इसको स्प्लिट करेगा तो स्प्लिटिंग पैटर्न आएगा ट्रिपलेट। डेल्टा वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी इसकी, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और डेल्टा वैल्यू कम किसकी होगी? कम होगी इसकी, क्योंकि ये इसके पास आइडो है। तो इसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली, इसकी वैल्यू होगी 2.1 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 2.1 के आसपास इसकी होगी, 2.6 के आसपास ये होगी। आई एम सॉरी, यहाँ पर जो क्लोरो की वैल्यू आएगी आपके पास, क्लोरो की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3.1 के आसपास, 3.1 के आसपास। तो इसकी आइडो, क्योंकि आइडो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कम, डेल्टा वैल्यू इसकी कम होगी। ये ज़्यादा ब्रोमो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। तो एक ट्रिपलेट आएगी 2.1 पर और एक ट्रिपलेट आएगी 2.6 पर। ये दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पर भी देखिए CH3O CH2 CH2O CH3, तो ये ग्लाइकॉल और मिथनॉल के इथर कह सकते हैं इसको हम। ये और ये देखेंगे अगर दोनों सेम हैं और केमिकल इक्विवेलेंट हैं, तो ये तो शो करेंगे सिंगलेट, ये भी शो करेगा सिंगलेट। ये और ये दोनों नेबरिंग हैं और दोनों केमिकल इक्विवेलेंट हैं, तो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन नेवर कपल। तो ना तो ये कपलिंग शो करेगा इसके लिए, ना ये इसके लिए कपलिंग शो करेगा। तो दोनों के लिए आप ऑब्जर्व करोगे सिंगलेट। सिंगलेट कितने प्रोटॉन्स के लिए? क्योंकि दोनों सेम है, सिंगलेट फॉर 4 प्रोटॉन्स। ऐसे ही ये दोनों आप देख रहे हैं, ये भी सेम है, OCH3 एंड OCH3 दे आर सेम। तो यू विल गेट सिंगलेट फॉर, जहाँ पर ये वैल्यू आएगी, मान लीजिए इसकी वैल्यू आती है 3.5 पर, इसकी वैल्यू आएगी 3.5 पर, तो 3.5 पर यू विल गेट सिंगलेट फॉर नॉट 3, यू विल गेट सिंगलेट फॉर 6 प्रोटॉन्स। 3 ये थे, तो यू विल गेट सिंगलेट फॉर 6 प्रोटॉन फॉर मिथाइल ओ मिथाइल ग्रुप। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई थिंक ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको ये बात नोट करनी है कि when we get a two chemical equivalent proton never to each other, they never couple, it should be noted. दूसरा, जब there is no coupling, there is a singlet peak formation। और तीसरा, आपके पास अगर पीक है 9 प्रोटॉन्स के लिए, 9 प्रोटॉन्स के लिए अगर आपके पास सिंगलेट है तो वो इंडिकेट करता है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को। अगर आपके पास 6 प्रोटॉन के लिए डबलेट और 1 प्रोटॉन के लिए हैप्टेट है तो वो इंडिकेट करता है हमेशा आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए। उसके साथ ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, CH3 CH2 सपोज Br का, CH3 के नेबर हैं 2 तो आएगी वैल्यू ट्रिपलेट, इसके नेबर हैं 3 तो वैल्यू आएगी क्वार्टेट। तो आपको ये नोट करना है, ट्रिपलेट फॉर 3 प्रोटॉन्स, ये 3 प्रोटॉन हैं, ये 2 प्रोटॉन्स हैं। तो ट्रिपलेट फॉर 3 प्रोटॉन्स एंड क्वार्टेट फॉर 2 प्रोटॉन्स always indicate ethyl group, always indicate ethyl group. You should be noted. Triplet for 3 proton and quartet for 2 proton always indicate ethyl group। आपके कंपाउंड में कहेंगे इथाइल होगा अगर आपके पास ये पैटर्न आ रहा है तो। और उसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है, उसको फिर नोट कर लीजिए। ऊपर भी डिस्कस किया मैंने ये 3 प्रोटॉन के लिए सिंगलेट, 3 प्रोटॉन के लिए सिंगलेट always indicates CH3। Whenever we have a singlet for 3 proton, it always indicate a methyl group in a compound, and methyl group is such that there is no neighbor to methyl। ये हमेशा इंडिकेट करेगा मिथाइल है और मिथाइल का कोई नेबर नहीं है, तभी we are getting a triplet for 3 protons। तो it should be noted, indication of methyl group। CH2 Br
आइडो। अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया है ट्रिपलेट, ये दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट, टू प्रोटॉन्स के लिए ट्रिपलेट, टू प्रोटॉन्स के लिए ट्रिपलेट, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.1 के आसपास, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.6 के आसपास। तो रिमेंबर दिस ऑलवेज इंडिकेट CS2 group. So triplet for 2 proton and triplet for 2 proton, it value approximately 2.1, 2.6 always indicate CS2 group. So this should be noted. Singlet for 3 proton methyl, singlet for 9 proton tertiary haptate for 1 proton and singlet for 6 proton isopropyl, quartet for 3 proton, quartet for 2 proton and triplet for 3 proton always indicate ethyl group. Triplet for 2 proton, triplet for 2 proton always indicate CS2 this should be noted. हम इसको इन सब इन्फॉर्मेशन को यूज करके आगे के एग्जांपल डिस्कस करेंगे और आगे के एनएमआर सॉल्व करने की कोशिश इन्हीं सब एग्जांपल्स के बेसिस पर करेंगे। तो आई थिंक ये आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।